डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे नागरिकता के संबंध में। तो नागरिकता के संबंध में इसका अर्थ और इसके संबंध में जो कुछ प्रारंभिक बातें थी उसके बारे में अपन पिछली कक्षा में पढ़ा था, और साथ में एक प्रकार से विदेशी एक शब्द आया था उसके बारे में भी पढ़ा था, प्रवासी आया था उसके बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार से एक देश के नागरिक हैं वो दूसरे देश में अपने रोज़गार पाने के लिए किस प्रकार से वो एक प्रकार से अस्थायी रूप से वहाँ निवास करते हैं, जिसको अपन प्रवासी के नाम से संबोधित किया था। और उसमें अपने संविधान के एक विचित्र विशेषताओं के अंदर एक प्रतिवाद, यानी कि अपन ने देखा था विरोध करने की स्थिति की अपना संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार से उनके खिलाफ अगर कोई बात आती है तो उनको उसके विरोध में एक प्रकार से जुलूस आदि, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका विरोध करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है अपना संविधान। और उसी से आगे अपन पढ़ते हैं नागरिक और राष्ट्र के संबंध में, यानी एक नागरिक और राष्ट्र के मध्य में किस प्रकार के संबंध होते हैं। नागरिक व राष्ट्र, नागरिक व राष्ट्र के संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो नागरिक एक प्रकार से कोई भी अपने देश का, अगर अपन बात करते हैं अपने देश की, तो कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए, या अपन बात कर लेते हैं चाहे किसी भी राष्ट्र की, तो कोई भी राष्ट्र है वो अपने नागरिकों को उसकी राष्ट्रीय पहचान के रूप में उनको एक प्रकार से, जैसे राष्ट्रगान की बात करते हैं, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, झंडे की बात करते हैं, तो एक प्रकार से वो विशेषकर खास उत्सवों पर आयोजित किए जाते हैं और वो एक प्रकार से प्रतीक के रूप में उनको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं भारत के संबंध में, तो भारतीय ये संबंध में अगर कोई उत्सव होता है विशेषकर, जैसे अपना स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, तो उसके संबंध में तो उस समय ये जो झंडारोहण किया जाता है, तिरंगे की बात आती है, तिरंगे की बात आती है। या अपन बात करते हैं राष्ट्रगान की, जनगणमन की, राष्ट्रभाषा की, जो अपनी राष्ट्रभाषा, तो एक प्रकार से जैसे हिंदी को एक प्रकार से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये एक प्रकार से अपने आप में एक विचित्र अपन कह सकते हैं पहचान है, जो एक प्रकार से इनको प्रकट करने, अपनी जो एक प्रतीक चिन्ह है वो एक प्रकार से इनके माध्यम से अपनी नागरिकता को वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं लोकतांत्रिक देश जैसे भी वो संभव होता है वो एक दूसरे को आपस में मिलाने की, अपन कह सकते हैं कि समावेश का भी प्रयास किया जाता है। और इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं, जो सभी नागरिक राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की क्या करता है, ये एक प्रकार से इजाज़त देता है। ये सब की सब बातें हैं, ये अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीयकृत नागरिकता की, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीयकृत नागरिकता के नाम से जानते हैं। यानी कि एक प्रकार से अपने राष्ट्रगान, या जैसे ये झंडे की बात आ गई, झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगान, इन आदि का विशेष उत्सवों पर एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है एक, जिससे अपने ये सभी नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में अपने को पहचान देने की एक प्रकार से इजाज़त देता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रकृत नागरिकता, राष्ट्रकृत, या जिसको अपन बोलते हैं राज्यकृत नागरिकता। तो ये अपने को क्या रखना है, विशेष ध्यान में रखना है। इसी की अगर अपन बात करते हैं
राज्यकृत नागरिकता के संबंध में, तो इसमें एक प्रकार से विभिन्न राज्यों की एक प्रकार से आवेदक होते हैं जो एक प्रकार से नागरिकता के संबंध में आवेदन करते हैं, तो उनके संबंध में ये सब की सब बात आती है। तो उनकी जो शर्तें हैं वो क्या हो सकती हैं, विभिन्न देशों की अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं इजराइल या जर्मनी की, तो वहाँ एक प्रकार से धर्म व जातीयता के आधार पर है। अगर भारतीय नागरिकता की अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर अनेक जो विविधतापूर्ण लिए हुए अपना समाज है उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाना है, उसी प्रकार से जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जो अलग अलग अपने समुदाय हैं, महिला हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक प्रकार से भारत से हटकर काफ़ी दूर समुद्र के मध्य में स्थित है, तो उनको एक प्रकार से सम्मान नागरिकता देने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ये अपने को पूरा का पूरा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि ये नागरिकता प्रदान करने की प्रोसेस है वो अलग अलग देशों में क्या है, अलग अलग है। नागरिकता देने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है। यानी कि जिस देश में जिस प्रकार की नागरिकता है उसी के संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो प्रत्येक देश में उनकी अलग अलग नागरिकता है। उसी के संबंध में जिस प्रकार से भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की अलग से प्रोसेस होती है। अन्य देशों की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ की नागरिकता लेने के लिए अलग प्रोसेस है। तो इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं राज्यकृत जो नागरिकता है उनके तरीके कौन कौन से हैं। राज्य कृत नागरिकता तरीके, तो राज्यकृत न्याय है उनको तरीका है वो अलग अलग है। जैसे पंजीकरण का हो गया, पंजीकरण की प्रोसेस हो गई, यानी एक निश्चित नामावली होती है, निश्चित अवधि होती है। उस निश्चित अवधि तक हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो एक प्रकार से उनको उनके आचार व्यवहार को और यहाँ के रहने की स्थिति के आधार पर उनको क्या दे दी जाती है, नागरिकता दे दी जाती है। इसके संबंध में मैं आपको जो एक नागरिकता के संबंध में 1955 का अधिनियम था और अभी जो संशोधन किया था CA जो बिल आया था उनके संबंध में ये जो कंप्लीट होता है अपना चैप्टर, तो उन दोनों बिलों के बारे में आपको बताऊँ तो उसमें विस्तार से बताऊँगा कि पंजीकरण की प्रोसेस क्या है। साथ में एक दूसरी प्रोसेस है वो देशीकरण। देशीकरण की प्रोसेस आती है, वंश परंपरा के संबंध में आती है, वंश परंपरा के संबंध में आती है। यानी कि एक प्रकार से वंशानुगत आधार पर जब कोई व्यक्ति यहाँ की नागरिकता ले लेता है निश्चित समय अवधि के दौरान, तो उसके बाद में आने वाली उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं वो एक प्रकार से वंश परंपरा के आधार पर वो हिंदुस्तान के ही नागरिक माने जाएंगे। तो ये एक प्रकार से वंश परंपरा के आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जाती है। या एक जो महत्वपूर्ण है एक पॉइंट वो है किसी भी भूभाग का, किसी भी भूभाग का राज्य क्षेत्र में मिलना। यानी कि कोई भूभाग किसी राष्ट्र में मिल जाता है तो उस भूभाग के जो निवासी हैं उनको उस देश की क्या दे दी जाती है, नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखें कि भारत जो अपना देश है उसके अंदर कोई भी राष्ट्र अगर शामिल होता है या अपने भूभाग को हिंदुस्तान के अंदर शामिल करता है या अपन कह सकते हैं मिलाता है, तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी, किसकी, भारतीय की। यानी कि सीधी सी बात एक ही है कि इसमें किसी भी भूभाग को अगर किसी राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है तो शामिल होने वाले
जो राज्य क्षेत्र है उसके निवासियों की जिस राज्य के अंदर वो शामिल हो रहे हैं उनकी नागरिकता उनको प्रदान कर दी जाती है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, जैसे हिंदुस्तान में साइड की अगर अपन बात करते हैं नेपाल की, भूटान की, उनमें अगर कोई राज्य सपोज दैट उस हिंदुस्तान के अंदर अगर मिल रहा है तो उस राज्य क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको हिंदुस्तान की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो ये होगी अपने नागरिकता प्रदान करने के विभिन्न तरीके, जैसे पंजीकरण का हो गया, देशीकरण का हो गया, जो वंश परंपरा के आधार पर है, और किसी भी भूभाग का राज्य क्षेत्र में मिल जाने के बाद जो नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये अनेक एक प्रकार से ये अपन कह सकते हैं प्रोसेस हैं नागरिकता के संबंध में कि किस प्रकार से राज्यकृत नागरिकता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं अपन सार्वभौमिक नागरिकता की। सार्वभौमिक नागरिकता की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आता है सार्वभौमिक नागरिकता में कि एक प्रकार से हम मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण जो सदस्यता होती है उन सब को एक प्रकार से ये उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि सार्वभौमिक नागरिकता का अर्थ हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक प्रकार से सभी को समान रूप से एक प्रकार से जो सदस्यता है वो प्राप्त होनी चाहिए, अपन कह सकते हैं कि उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में सामान्य उन देशों के संबंध की अगर अपन बात करते हैं, वो उस देश के निवासी हैं जहां वो काम करते हैं, नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, किंतु देने की शर्त सभी तय करते हैं और अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करता है, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण क्या होता है, होता रहता है। कहने का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से काफ़ी समय में रह रहा है, उदाहरण की दृष्टि से अगर समझते हैं कि वो 5-10 साल से यहाँ रह रहा है, अच्छे से उनका आचार व्यवहार है और है वो यहाँ पर एक प्रकार से स्थायी रूप से वो यहाँ रह रहा है और उनको नागरिकता यहाँ की मिलनी चाहिए और उनमें जो सदस्यता है सभी को उपलब्ध हो रही है वो भी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन सामान्य दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो उस देश का वो निवासी है जहाँ वो काम करते हैं, तो उनको नागरिकता के संबंध में आवेदन करने होते हैं और आवेदन के संबंध में उसको राज्य को उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन अवांछित नागरिकों को वहाँ से क्या किया जाता है, बाहर भी किया जाता है। जो योग्य नहीं होते हैं उनको नागरिकता भी प्रदान नहीं की जाती है, तो उनका देशांतरण भी होता है, यानी वो बाहर की तरफ जाते हैं। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में। और इसके अलावा भी है विस्थापन, जो ये सार्वभौमिक अपन ने देखा है, इसके अलावा भी एक विस्थापन का कारण, यानी कि नागरिक एक देश से दूसरे देशों में क्यों विस्थापित होते हैं। विस्थापित होने के एक तो जो अब नागरिक नहीं ये काम कर रहा है और योग्यता पूर्ण नहीं कर रहा है, तो उनको कोई भी राष्ट्र है अगर नागरिक नहीं होता है तो वापस उनको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। और इसके अलावा भी विस्थापित होते हैं उनको तो जो सरकार ने अपने बल का इस्तेमाल करते हुए निकाला है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से देशांतरण बोलते हैं, यानी कि उनको अपने देश से बाहर किया है। और इसके अलावा जैसे युद्ध है, अकाल जैसी स्थिति होती है या उत्पीड़न होता है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। जब अकाल जैसी स्थिति आती है तब भी एक दूसरे देशों में लोगों का एक प्रकार से विस्थापित होने की एक प्रकार से प्रक्रिया अपने को देखने को मिलती है। साथ में युद्ध जैसी स्थिति होती है तब भी लोग भय की वजह से एक देश से दूसरे देश में आने की प्रोसेस ये चलती है। तो ये सब की सब बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ शरणार्थी एक शब्द आता है, शरणार्थी को भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि विस्थापित होने के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते और न ही कोई उन्हें देश उन्हें अपनाने को क्या होता, तैयार होता, या राज्य भिन्न जो ऐसे लोग होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, शरणार्थी नाम से जानते हैं। यानी कि जब ये विस्थापित होते हैं युद्ध, अकाल, उत्पीड़न आदि के, जब ये लोग वापस अपने घर तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि वो एक अस्थायी स्थिति के दौर में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका जो देश होता है रियल में वो भी उनको क्या नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, और वो किसी एक प्रकार से दूसरे देश में वो इस प्रकार से अस्थायी रूप से रह रहे हैं, तो उनको अपन किस नाम से जानते हैं, शरणार्थी नाम से जानते हैं। जैसे मैं यहाँ इनकी परिभाषा लिख देता हूँ कि विस्थापित होने के कारण, जो अपन ने ऊपर अभी देखा है उसी के संबंध में, विस्थापन के कारण जो लोग वापस अपने
देश या अपन कह सकते हैं घर नहीं लौट सकते हैं, नहीं लौट सकते हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं। और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं कि ना ही उन लोगों को कोई देश स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिनका कोई राज्य नहीं होता, शॉर्ट में अपन कहें कि राज्यविहीन लोग, राज्यविहीन लोग, यानी कि विस्थापन के दौरान और के दौरान जो बेघर हो गए हैं लोग, जिनका कोई देश नहीं बचता है बेचारों के पास और के पास, जो एक प्रकार से उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है, राज्यविहीन लोग हो जाते हैं, ना ही उनका कोई घर होता है, ना ही उनको कोई देश स्वीकार करता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? शरणार्थियों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और आज अपन ने नागरिकता के संबंध में, नागरिक व राष्ट्र के संबंध में देखा है, और नागरिकता प्रदान करने के जो विभिन्न प्रोसेसर हैं, जो पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया, वंश परंपरा हो गई, किसी भूभाग का किसी राज्य क्षेत्र में विलयन की बात आती है। तो ये एक प्रकार से नागरिकता प्रदान करने के सभी क्या हैं? तरीके हैं। विस्थापन के कारण भी अपन ने देखे हैं। फिर अपन ने शरणार्थियों की बात भी की है कि किसी भी देश के जो युद्ध अकाल जैसी स्थिति में लोग विस्थापित हो जाते हैं, वापस अपने घर तक नहीं लौट पाते हैं, ना ही कोई देश उनको स्वीकारता है। तो ऐसे लोग जो राज्यविहीन हो जाते हैं तो उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? शरणार्थियों की श्रेणी में रखते हैं। तो इससे आगे की जो बात है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।